नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए एनसीईआरटी का सारांश लेकर के आ रहा हूं और इसमें आपको बताऊंगा 14 नंबर चैप्टर जो कि क्लास 8 से संबंधित है। क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है उसका यह नेक्स्ट वीडियो होगा। अगर आप उस सीरीज को पूरा नहीं देख पाए हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं और कई अन्य जानकारी भी वहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो चैप्टर का नाम आप देखें तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम इसमें दो चैप्टर को हम इंक्लूड करने वाले हैं, 14 और 15। फिलहाल इसमें देखेंगे तो कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड: इलेक्ट्रोड, विद्युत लेपन, सुचालक, एलईडी और हीन चालक। इन सभी प्रमुख शब्दों के बारे में भी हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को समय से देखने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, जब कहते हैं कि फैक्ट के रूप में कि जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं, यानी शुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह जो है विद्युत का अच्छा चालक होता है। आप 3 इडियट फिल्म देखे होंगे। जो मूत्र होता है वह विद्युत का कुछ सुचालक होता है। यह निश्चित रूप से नमकीन होता है, खारा होता है, तो यह इसीलिए जो है कि यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। नमक यानी कि समझ लें तो नमक का जो घोल होता है वह विद्युत को सुचालक कर देता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जानकारी आपको है पीडीएफ प्राप्त करने का। तो पीडीएफ A4 साइज में आप ले सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में। मामूली सी प्राइस से रखा गया है, इसके QR कोड के माध्यम से पेमेंट करके आप इसे ले सकते हैं। इस नंबर पे पेमेंट का स्लिप भेजेंगे, तुरंत ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में A4 साइज में हाई क्वालिटी में मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपके स्क्रीन पे जो कि फैक्ट के रूप में कहता है कि सन 1800 ईस्वी में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन 1753 से 1815 ईस्वी तक इन्होंने रहा ने क्या किया तो दर्शाया कि इन्हें इलेक्ट्रोड जल में डूबे हुए हों तथा उनके लिए विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। यानी कि ध्यान देंगे यहाँ पर जो धन टर्मिनल के इलेक्ट्रोड होंगे वहां पर आपको किसके जो है कि धन टर्मिनल के इलेक्ट्रोड जुड़े इलेक्ट्रोड पर जो है कि हाइड्रोजन के बुलबुले दिखते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। और ऑक्सीजन के जो बुलबुले हैं बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर, यानी निगेटिव वाले जो टर्मिनल होंगे उस पर जो है कि हाइड्रोजन के बुलबुले और प्लस वाले जो टर्मिनल होंगे उस पर ऑक्सीजन के बुलबुले दिखते हैं। तो यह एक फैक्ट के रूप में है, जानकारी के रूप में, इसको ध्यान रखेंगे। एक बैटरी को जोड़िए, इसने कहा थी कि एक बैटरी को जोड़िए और इन दो छड़ों को हमें इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि इन दो छड़ों को हम क्या कहते हैं तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो दो छड़ है तो उनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो कि कैथोड और एनोड के रूप में होता है। इसको जानेंगे हम आगे वाले क्लास में। कार्बन की छड़ों की किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। ये विलयन विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है, दिखाता है। ये जो विलयन है, यह जो विद्युत है, ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव को भी दिखाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इलेक्ट्रोड जो कि कार्बन छड़ के रूप में आप किसी विलयन में घुले हुए देख सकते हैं, जल है यह। उसके बाद इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से बैटरी का जो है कि संरचना, इंटरनल संरचना को बताया गया है। उसके बाद देखें तो जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट के जो विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कॉपर और सल्फेट अलग अलग हो जाते हैं। स्वतंत्र कॉपर यानी तांबा जिसे कहते हैं, बैटरी के ऋण टर्मिनल में संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाता है।
यानी जो ऋण टर्मिनल होंगे, निगेटिव टर्मिनल जहां पर होंगे वहां पर कॉपर यानी कि जो तांबा होगा वह उस टर्मिनल के ओर संयोजित हो जाएंगे, उस टर्मिनल पर जाकर के चिपक जाएंगे तथा उस पर निक्षेपित हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, मैंने बोल दिया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि जो कॉपर विलयन है, कॉपर का जो विलयन है उसमें जो घुला हुआ तांबा जो है कि ऋण इलेक्ट्रॉन पे जाकर चिपक जाता है और उसमें जो एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड जो बना रहता है कॉपर का, वह जो है क्या होता है तो वह पिघल करके घुल कर जाता है उसी विलयन में, जो कि जो कॉपर के जो तत्व थे उस विलयन से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड पे चिपक गए थे उसकी पूर्ति कर देते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि एक इलेक्ट्रोड रहेगा उसका जो है कि यह कॉपर का है, तो इसका जो है कि कॉपर वाला जो क्षय हो करते इस पर जो है कि प्रतिस्थापित हो जाता है। यह एक प्रकार का विद्युत लेपन कहलाता है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु के परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाता है। यह विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। नेक्स्ट जो देख लेंगे तो उदाहरण के लिए आप देखें तो उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कि कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहियों की रिम और देखेंगे तो पर जो है कि क्रोमियम का लेप किया रहता है। यानी कि इन सभी चीजों पर क्या रहता है तो क्रोमियम का लेपन किया रहता है। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने जो फैक्ट है वह देखने को मिलेगा। खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन के डिब्बे के देख सकते हैं वाले टीन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है इसीलिए। यानी कि खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टीन के डिब्बे का। और जब हम लोहे के डिब्बे का उपयोग कर रहे होते हैं तो उस पर हमें टीन के जो है कि विद्युत लेपन करना होता है। यानी कि टीन जो होता है लोहे से कम क्रियाशील होता है, जो कि खाद्य पदार्थ को जल्दी खराब नहीं होने देता। लोहे में संक्षारित होने वाले जंग यानी देख सकते हैं लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की जो प्रवृत्ति होती है, इसीलिए हम इसे टीन के द्वारा जो है विद्युत लेपन करते हैं उस पर। और अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए हम लोहे पर जिंक की जो परत है निक्षेपित करते हैं या फिर लेपन करते हैं। जिंक का भी लेप लगाते हैं लोहे को संक्षारण से रोकने के लिए, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। यह जो देखेंगे तो रिक्त स्थान को पूर्तित करें तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या होते हैं, तो विद्युत चालन करने वाले जो अधिकांश द्रव होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, तो खारा होता है। और ये दो ऑप्शन आप बताएंगे कि क्या होता है, किस प्रकार का विलयन होता है वह विद्युत चालन करने के लिए जो अधिकांश द्रवन किस प्रकार से होता है। एक हमने बता दिया कि नमकीन होता है या फिर खारा होता है। उसके बाद ये दोनों आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखेंगे तो किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर किस प्रकार से हम देख सकते हैं किसी विलयन से जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो उस पर जो है कि रासायनिक प्रभाव होता है। क्या होता है, तो रासायनिक प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर जो है कि किस बैटरी के किस टर्मिनल पे, तो धन टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित हो जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो डी ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं अगला है कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाता है, तो विद्युत लेपन कहलाता है। ध्यान रखेंगे। जो कुछ फैक्ट है इसी चैप्टर से निकल के यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं, कुछ
हीन चालक होते हैं, यानी कि चालक नहीं होते हैं। और विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारक तथा लवण होते हैं, यानी कि विद्युत जो चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव हैं वह किस प्रकार से होते हैं, तो यह मैंने लवण बता दिया, ये हो जाएगा आपका अम्ल हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इस प्रकार से। उससे देख सकते हैं कि किसी चालक द्वारा द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर रासायनिक प्रभाव आपने दे दिया। उसके बाद देख सकते हैं विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है वह विद्युत लेपन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे नए चैप्टर की तरफ, तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पर अध्याय 15 को देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, और इस अध्याय के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 15 को देखेंगे। इसका चैप्टर नंबर देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए। प्रमुख शब्द के रूप में भूपल्टी देखेंगे, विसर्जन क्या होता है, पृथ्वी की प्लेट क्या होती है, भूकंप, विद्युतदर्शी, त्वरित चालक, ऋण आवेश, धन आवेश, रिक्टर पैमाना, भूकंप लेखी, गर्जन, त्वरित झंझा, आवेश स्थानांतरण, सुनामी, भूस्पंदन क्या होता है। इन सभी फैक्टों के बारे में अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ देखेंगे फैक्ट आपके स्क्रीन पे कि आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी या फिर पॉलिस्टर के जो वस्त्र है उसको उतारते हैं तो आपके जो बाल है, आपके शरीर पे जो छोटे छोटे रुएं होते हैं वह खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो चटचटाहट की आवाज सुनाई देंगी आपको, या फिर चिंगारी तक आप देख सकते हैं। सन 1757 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दर्शाया कि त्वरित तथा आपके वस्त्रों से उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना है। क्या है, तो परिघटना है। ध्यान रखेंगे इसको, एक फेनोमेन है, इसको हम जानेंगे अच्छे तरीके से। जो तरित जो है या फिर वस्त्रों में चिंगारी उत्पन्न होती है, जो करकराहट उत्पन्न होती है इस प्रकार से, तो उसको सबसे पहले जो गौर करने की बात रही तो वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है 1752 ईस्वी में इसकी जो है कि इस प्रकार से नोटिस किया। उसके बाद देखेंगे तो क्या हुआ, तो मान्यता के अनुसार देखेंगे अगले फैक्ट के रूप में, तो मान्यता के अनुसार रेशम में से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश, रेशम की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को, रेशम की छड़ पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, और अन्य प्रकार के आवेश को हम क्या कहते हैं, तो ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऋण आवेश कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो रेशम जो होते हैं उस पर हम कांच के छड़ को रगड़ेंगे तो निश्चित ही रूप से जो आवेश अर्जित होगी वह धनावेश कहलाएगा। अगला फैक्ट है कि रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करती है तो विद्युत धारा बनती है, यानी कि आवेश जब गति करती है तो वह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ध्यान रखेंगे सभी चीजों में क्या होता है, तो आवेश होती है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस प्रकार से युक्ति को हम विद्युतदर्शी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आपने बचपन में यहाँ पर देखा होगा इस प्रकार से कि रिफिल को रगड़ करके उसके जो कागज के टुकड़े हैं उसको किस प्रकार से आकर्षित कर लेता है, तो वह निश्चित रूप से आवेशित हो जाते हैं, इसलिए उसे आकर्षित कर लेता है अपने तरफ। तो यह विद्युतदर्शी के रूप में हम इसे जान सकते हैं, इस यंत्र को, यह सरल विद्युतदर्शी के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं त्वरित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जा सकता है, यानी कि बड़े बड़े टावरों पे, बड़े बड़े ऊंचे भवनों पे त्वरित चालक का उपयोग किया जाता है, जो त्वरित चालक से बचाता है। जो बिजली कड़कती है बादल के द्वारा, जो बिजली गिरती है उससे बचाने के लिए हम त्वरित चालक का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर अनावेशित के बारे में भी बताया गया है। तो अनावेशित किस प्रकार से होता है, जब प्लस वाले जो आवेशित जो होते हैं उनको जो है कि अनावेशित जो चीज होते हैं उसके समक्ष लाने पर क्या होता है, तो अनावेशित हो जाते हैं।
न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल होना कहते हैं इसे। और किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भू संपर्क, देख सकते हैं भू संपर्क कर्ण होता है, भू संपर्क कर्ण होता है। ध्यान रखेंगे इसको कि आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में जो भेजने का जो क्रम होता है जिसे अर्थिंग हम लोग कहते हैं, तो उसे भू संपर्क कर्ण बोलते हैं हिंदी में। ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट आपकी तरफ देख सकते हैं कि विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने की जो उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचने के लिए भवनों में भू संपर्कन की व्यवस्था की जाती है, अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है। तो आगे बढ़ेंगे इसी सभी जानकारी के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो कि पीडीएफ प्राप्त करने की जानकारी A4 साइज में आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में। इस नंबर पे आप इस पेमेंट स्लिप आप भेजेंगे इस क्यूआर कोड के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं तुरंत ही। आगे बढ़ेंगे। ये जानकारी था यहाँ पर पीडीएफ प्राप्त करने की। यहाँ पर देख सकते हैं नए जो फैक्ट है उसके बारे में। भू स्पंदन आते हैं किस प्रकार से, तो पृथ्वी की इस परत पर भूपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के जो यह परत है उसको क्या कहते हैं, तो भूपट्टी कहते हैं। भू स्पंदन किस प्रकार से आते हैं, जब मतलब जो कंपन करती है पृथ्वी, तो इस प्रकार से भू स्पंदन हम कहते हैं उसे, जिसे भूकंप भी आप कह सकते हैं। तरित चालक के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि तरित चालक किस प्रकार से लगाया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे तरित चालक कहते हैं। और इससे जुड़ी तार आपको अर्थिंग में दिखाई देंगे। जो पृथ्वी के अंदर एक प्लेट होती है उस तांबे के प्लेट से जुड़ा रहता है, या जिसे कि अर्थिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उड़ी तथा तंगधार शहर में एक बड़ा भूकंप आया था। ध्यान रखेंगे, उत्तरी कश्मीर में पूछा जाए कि कब भूकंप आया था, तो 8 अक्टूबर 2005 ईस्वी में। तथा इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 ईस्वी में भूकंप आया था, जो कि बेहद ही भीषण था। उसके बाद देख सकते हैं तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये जानकारी फैक्ट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को हिंद महासागर में विशाल सुनामी आया था, और 26 जनवरी 2001 ईस्वी को गुजरात के जो है कि भुज जिले में बहुत ही भीषण भूकंप आया था। उसके बाद देखें तो इसमें भूपर्पट्टी किसे कहते हैं, तो ये पृथ्वी के जो ऊपरी सतह होते हैं उसे भूपर्पट्टी कहा जाता है। उसके बाद वाले जो भाग होते हैं पृथ्वी के उसे प्रवार कहा जाता है, और उसके बाद वाले जो भाग होते हैं पृथ्वी के उसे बाह्य क्रोड कहते हैं। और जो इंटरनल जो होते हैं केंद्र में जो भाग होते हैं वह आंतरिक क्रोड कहलाता है। यह पृथ्वी की संरचना को दर्शाया गया है इस फिगर के माध्यम से मामूली रूप से। आगे बढ़ेंगे। जो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं होती है। जो पृथ्वी के जो परत हैं वह एक खंड में नहीं होती है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। प्रत्येक टुकड़ों को क्या कहते हैं, तो प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण जो है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इस कारण भूपट्टी में विक्षोभन उत्पन्न होता है, यानी कि वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। यह विक्षोभन पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देती है। ध्यान देंगे इस बात को। जो टकराती है इस प्लेट, टकराती हुई प्लेट आप देख सकते हैं, जब पृथ्वी के जो दो प्लेट हैं उसमें रगड़ या फिर टक्कर के कारण जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, इस प्रकार से वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, यह एक प्रकार का भूकंप का रूप होता है। और रगड़ खाती प्लेट और पृथ्वी के नीचे चली जाती है, धंस जाती है, और एक प्लेट ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पृथ्वी जो गति करती है, पृथ्वी की जो प्लेट है वह गति करती रहती है। यहाँ पर देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट, अरबियन प्लेट और इंडियन प्लेट, 3 प्लेट को दिखाया गया है इस फिगर में। और पृथ्वी के जो 3 प्लेट है वहां पर आप जान सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो भूकंप लेखी उपकरण को क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इस प्रकार से होता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से पृथ्वी पर भूस्पंदन, ज्वालामुखी फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। यानी जो भूस्पंदन है, जो भूकंप है, उसके बारे में कहा जाए कि ज्वालामुखी फटने अथवा उल्का पिंड को पृथ्वी से टकराने, और जो है कि भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, यानी भूमि के अंदर जब नाभिकीय विस्फोट होती है उसके कारण आपको भूकंप की जो
प्रवृत्ति है देखने को मिलती है। और परंतु अधिकांश भूकंप जो होती है पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण ही होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो जानकारी आपके सामने, भूकंप प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। भूकंप जो है प्लेटों की गति के कारण जो है ये उत्पन्न होते हैं। अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, प्लेटों की जो सीमाएं हैं वह दुर्बल क्षेत्र होती है, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। जहां पर प्लेटों की संख्याएं सीमाएं दुर्बल होती है वहां पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र कहते हैं या फिर भ्रंश क्षेत्र भी हम कहते हैं। भारत में अति भूकंप आंशिक क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान में है। और दक्षिण भारत में कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं, यानी कि दक्षिण भारत में आप देखें तो कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। यूरेशियन प्लेट की जो स्थिति है यहाँ पर देखेंगे तिब्बत के पठार के ऊपर है, और हिमालय आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो माउंट एवरेस्ट और गंगा के जो मैदान है यह जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो पृथ्वी के प्लेट हैं इस प्रकार से गति करती है। और इंडियन प्लेट आप देखेंगे तो गंगा के मैदान और जो है माउंट एवरेस्ट से नीचे वाले जो भाग हैं उसे इंडियन प्लेट के रूप में हम जानते हैं, जो कि हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो जानकारी आपके इसी चैप्टर का जो सारांश है उसको देखने को मिलेगा यहाँ से कि कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेश विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है उसे स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान हम विद्युतदर्शी के माध्यम से करते हैं। अगला है कि किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की जो बात है, स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसे अर्थिंग कहते हैं या फिर भू संपर्कन बोलते हैं। अगला देखेंगे तो बादल तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होता है, जिसे बिजली भी कहते हैं हम। त्वरित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। त्वरित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि त्वरित चालक भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचा सकता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने की जो प्रवृत्ति होती है वह भूकंप के कारण होता है। नेक्स्ट है कि भूपर्पट्टी के भीतरी गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं की जा सकती है। अगला फैक्ट है पृथ्वी के प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की जो प्रवृत्ति होती है इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र भी हम कहते हैं। अगला फैक्ट है कि किसी भूकंप के विनाशी ऊर्जा को माप रिएक्टर पैमाने पर करते हैं, और रिएक्टर पैमाने पर 7 सबसे अधिक माप वाले भूकंप को जो है कि जीवन का जो है तथा संपत्ति का अपार क्षति पहुंचाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जो रिक्टर पैमाने पर सबसे अधिक पैमाना होता है 7, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, ये बात मौलिक जानकारी रह गई। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ प्राप्त करने की जो जानकारी है इसके माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके इस नंबर पे जो है कि स्लिप भेजेंगे, पेमेंट स्लिप, और पीडीएफ जो है कि प्राप्त कर सकते हैं A4 साइज में, बहुत ही अच्छे क्वालिटी में। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।